हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। पहल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज करंट अफेयर की क्लास करते हैं। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि पहल एकेडमी का 3 जुलाई से आपका आरएस प्रीलिम्स बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी नोटिफिकेशन आने वाला है तो आप प्री पे फुल फोकस कीजिए। तो 3 जुलाई से ये जो प्री का अपना नया बैच स्टार्ट होने वाला है, इसमें आपको पूरा आरएस प्री का जो सिलेबस है वो कवर करवाया जाएगा और लगभग आप मान के चलो 90 दिन में, इतने दिन आपको लगेंगे। ये मान के चलो कि 90 दिन आपको आरएस प्री का जितना भी सिलेबस है, सबने अब तक सिलेबस तो शायद देख लिया होगा, वो आपको कवर करवाया जाएगा। साथ में आपको वो टेक्निक भी बताई जाएगी कि खाली आरएस प्री है वो आपको पढ़ने से नहीं होती कि आपने किताबें पढ़ ली, जो भी चैप्टर था वो पढ़ लिया, नहीं, वो टेक्निक भी आपको बताई जाएगी कि किस तरीके से आप जो सवाल है उसको अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको कितने सवाल अटेम्प्ट करने चाहिए। 100% गारंटी के साथ आपको आरएस प्री है वो आपका निकाला जाएगा। ठीक है, ये जो आरएस प्रीलिम्स बेस स्टार्ट हो रहा है, इस ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों मोड पे है। अगर आप कोई भी ऑफलाइन ज्वाइन कर रहे हो तो इसकी फीस है आपके लिए 10,000 रुपए। ठीक है, 10,000 रुपए, मात्र 10,000 रुपए में आपको पूरा जो आरएस प्री है वो कवर करवाया जाएगा। सिलेबस कवर ही नहीं करवाया जाएगा, गारंटेड आपका आरएस प्री है। इस बैच में अगर आप ज्वाइन हो रहे हो, कर रहे हो ये बैच, तो आपको गारंटेड आपका आरएस प्री है वो क्लियर होगा। ठीक है, और अगर कोई ऑफलाइन के साथ नहीं करना चाह रहा, ऑनलाइन करना चाह रहा है, तो उसकी फीस है 3500 रुपए। ओके, अब बात ये है कि ये ऐसा नहीं है कि खाली आरएस प्री में सिलेबस ही कवर होगा, आपको वीकली टेस्ट है वो भी आपको करवाए जाएंगे, प्लस आपके अलग से टेस्ट सीरीज होगी जो टोटल होगी, जिसमें टेस्ट होंगे 20 टेस्ट। ये 20 टेस्ट भी इन 90 दिनों में आपको कवर करवाया जाएगा। तो आप 3 जुलाई को शुरू हो रहा है जो आरएस प्री का नया बैच, वो ज्वाइन कीजिए, ऑफलाइन या ऑनलाइन वो आपकी मर्जी है। तो आपको गारंटेड आरएस प्री है वो आपका क्लियर होगा। उसके बाद हम मेंस की देखेंगे। फिलहाल हम नोटिफिकेशन आने वाला है तो प्री पे फोकस करते हैं कि किस तरीके से हमारी प्री है वो नहीं रुकनी चाहिए। ठीक है, चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला सवाल है, हाल ही में संचालित वैभव कार्यक्रम एक शुरू किया है भारत सरकार ने, इसका नोडल मंत्रालय वो निम्न में से कौन सा है? रक्षा मंत्रालय, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विद्युत या गृह? तो इसका राइट आंसर होगा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने वैभव जो एक कार्यक्रम है इसकी शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ये ध्यान में रखा गया है कि भारत विज्ञान क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग या चिकित्सा क्षेत्र में जो भी अनुसंधान किया जा रहा है, उसमें जो भी भारतीय डायस्पोरा है उनका भी सहयोग लिया जाए और उनके सहयोग से इस अनुसंधान कार्य है इसको नई गति दी जा सके। तो ये शुरू किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, विज्ञान के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए नए अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और उसमें जो भारतीय डायस्पोरा है उनका सहयोग प्राप्त करने के लिए एक कार्यक्रम है उसका संचालन किया है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा MQ-9B सशस्त्र ड्रोन किस देश से अधिग्रहण की घोषणा की है? सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि है क्या MQ-9B, ये ड्रोन है। अब ये किस देश से अधिग्रहण की घोषणा की है, वहां से हम लेंगे तो फ्रांस, इजराइल, रूस या संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां से ये ड्रोन लेंगे। इस पैटर्न के सवाल आरएस प्री में बार बार पूछे जाते हैं, जैसे अपाचे हेलीकॉप्टर लिया तो कहां से, है ना, राफाल है वो सौदा किया भारत सरकार ने तो किस देश से किया। तो ये जो रक्षा क्षेत्र से संबंधित जो भी सौदे भारत सरकार करती है किसी भी देश के साथ, तो ये सवाल हमसे पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान में रखना, संयुक्त राज्य अमेरिका से MQ-9B जो ये ड्रोन है ये भारत सरकार अभी अधिग्रहण करेगी। तो ये समझौता अभी संपन्न हुआ है। अगला सवाल है, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA, नाम सुना होगा सबने, इंटरनेशनल एनर्जी जो इंटरनेशनल IEA एजेंसी है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, उसके बारे में आपको कुछ कथन दे रखे हैं, उन कथनों पर आपको विचार करना है।
आईईए का सदस्य बनने के लिए किसी देश को ओईसीडी ग्रुप है उसका सदस्य होना अनिवार्य है। स्टेटमेंट एक, ओईसीडी ग्रुप है उसका मेंबर होगा, वही जो सदस्य है वो आईईए का सदस्य बन सकता है। भारत आईईए का मतलब मैंने आपको बता दिया, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। तो भारत आईईए का सदस्य देश है। इनमें से कौन सा कथन आपको देखना है कि इनमें सत्य कथन कौन सा है ना। तो केवल एक, केवल दो, यानी एक और दो दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों केवल एक, यानी कोई भी देश अगर अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का सदस्य बनना अगर हो तो उसके लिए ये अनिवार्य है कि वो ओईसीडी जो मेंबर है उसका मेंबर होना जरूरी है। भारत इसका सदस्य फिलहाल नहीं है। ये सवाल बनाने का मकसद यही था कि इस किस तरीके से बात को इसका सदस्य बनाया जाए, इस पर अभी मंथन चल रहा है। तो भारत आज की डेट में आईईए का सदस्य नहीं है। ओके, अगर इसकी बात की जाए तो पेरिस फ्रांस में 1974 में एक स्वायत्त अंतर सरकारी संगठन के रूप में आईईए इसकी स्थापना हुई थी। आर्थिक विकास इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नाम से पता चला है, यानी ऊर्जा सुरक्षा, ऊर्जा भी इस तरीके से एनर्जी का इस्तेमाल ताकि वह पर्यावरण अनुकूल वो ऊर्जा हो, तो उस पर केंद्रित जो ये संस्था है ये स्थापित की गई थी 1974 में फ्रांस, जिसकी राजधानी पेरिस है, वहां पर इसका मुख्यालय है। और फिलहाल इसके 31 सदस्य देश हैं वो इसके मेंबर है। भारत आईईए का आज की डेट में सदस्य नहीं है। तो ये इसके बारे में हमने पूरा देखा। नेक्स्ट है स्क्वैश वर्ल्ड कप चला है 2023। इसका आयोजन निम्न में कहाँ किया जा रहा है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या मलेशिया? तो ये हो रहा है दोस्तों भारत में। तो भारत में जो भी अगर इस तरीके का आयोजन होता है तो हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इसका राइट आंसर हो गया कि जो स्क्वैश वर्ल्ड कप 2023 है उसका आयोजन कहाँ पर हो रहा है? भारत में। भारत में भी कौन सी जगह है वो भी देख लेते हैं। वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन द्वारा चेन्नई तमिलनाडु है उसमें इस वर्ल्ड कप का आयोजन है वो हाल में किया जा रहा है। क्लियर? अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में, सोलर एनर्जी में हमने देखा था कि पूरे भारत में राजस्थान नंबर 1 पर है। ठीक है, प्रोडक्शन में इवन पोटेंशियल भी सबसे ज्यादा यही है। अब बात आ रही है पवन ऊर्जा। तो पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश में प्रथम स्थान प्राप्त राज्य में कौन सा है? पवन ऊर्जा के उत्पादन में मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या गुजरात? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। अभी हाल ही में डेटा आए थे उसमें ये पता चला कि वर्ष 2022 में राज्य में 4337 मेगावाट पवन ऊर्जा स्थापित की गई थी। कब की बात हो रही है? 2022 की। अभी मार्च 23 में जो आंकड़े आए हैं उसमें ये पता चला है कि मार्च 23 तक 5204 मेगावाट है ये पवन ऊर्जा है ये स्थापित हो गई है। और इसी के साथ राजस्थान पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में पूरे देश में पहले स्थान पर हो गया है। ये मैंने आपको बता दिया है। प्रथम पुरस्कार से इसको सम्मानित किया गया है। और 5204 मेगावाट मार्च 2023 तक पवन ऊर्जा का जो स्थापित क्षेत्र है, स्थापना है, वो हो गई है, ध्यान रखना। ठीक है, अगला सवाल, हाल ही में किस राज्य के इशाद आम को जीआई टैग दिया गया है? ये हर बार जो मैं आपको बताती हूँ जीआई टैग मिलते रहते हैं। अब इशाद आम है ये चर्चा मेरा, तो किस राज्य का था? राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या कर्नाटक? जिसका राइट आंसर है जो ये इशाद आम है जिसको अभी जीआई टैग दिया गया है, तो इसका संबंध किस राज्य से? कर्नाटक राज्य से। अगला सवाल है, हाल ही में फीफा अंडर 20 वर्ल्ड कप 2023 हुआ है उसका खिताब किसने जीता है? उरुग्वे, इटली, जर्मनी या ब्राजील? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उरुग्वे। फीफा अंडर 20 हो गया वर्ल्ड कप, या सीधा फीफा जो हो गया वर्ल्ड कप हो गया, या कोई और इस तरीके का खेल से संबंधित जो भी आयोजन हो रहा है समय समय पर हम देखते हैं कि अपनी क्लास में उस पैटर्न के जो भी सवाल है खेल खिलाड़ी से संबंधित तो वो सवाल कवर करने की कोशिश करते हैं। फिर भी अगर कुछ रह जाए तो आप खुद से उसको अपने नोटबुक है उसमें नोट करते रहना। पैटर्न यही रहेगा सवालों का।
आ रहे इसमें इस पैटर्न के सवाल ही आपसे पूछे जाएंगे। इस तरीके के सिंपल सवाल होते हैं, जैसे मान लो 25 सवाल आ रही है आपके या 20 सवाल आ रहे हैं, तो 15 सवाल आपके ऐसे होंगे जो आपको डायरेक्ट मिलेंगे। डायरेक्ट इन द सेंस, चाहे वो आप मेरी क्लास में देख लो, किसी और की क्लास में देख लो, न्यूज़पेपर पढ़ने की आपकी हैबिट है तो खुद से अगर अपनी प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो वहां से अगर आपने नोट किए, वहां से सिंपल सवाल होंगे 15 जो सबको आएंगे। सवाल खाली 5-20 आ रहे हैं तो 5 ऐसे सवाल टेढ़े सवाल होंगे जो हो सकता है आपने कहीं पढ़ भी लिया हो सकता है आपकी नजर में ना भी आया हो, ठीक है। पर ये जो 15 सवाल आ रहे हैं ये आपके नहीं छूटने चाहिए। ये आए ये तो आपके प्लस में है, बोनस होगा आपका, पर ये अगर 15 सवाल में से कोई सवाल आपका गलत हो रहा है तो वो नेगेटिव है आपके लिए, ठीक है। इसी वजह से इस पैटर्न के सवाल आपको 100% आने चाहिए कि आपका सही हो सवाल। अगला सवाल है गांधी शांति पुरस्कार, आजकल न्यूज़पेपर में छाया हुआ है। गांधी शांति पुरस्कार निम्न में किस मंत्रालय द्वारा दिया जाता है? संस्कृति मंत्रालय, शिक्षा, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या विज्ञान प्रौद्योगिकी मंत्रालय? तो आपका राइट आंसर होगा संस्कृति मंत्रालय। गांधी शांति पुरस्कार का नोडल मंत्रालय कौन सा है? संस्कृति मंत्रालय। अब देखते हैं कि हाल ही में किसको दिया और कब स्थापित किया गया था। ये एक तो ध्यान रखना वार्षिक पुरस्कार, अगर मैं बोलूं वार्षिक पुरस्कार है इसका मतलब ये होता है कि ये अवार्ड हर साल दिया जाता है, ठीक है, प्रति वर्ष दिया जाने वाला अवार्ड है। भारत सरकार देती है क्योंकि संस्कृति मंत्रालय इसका नोडल है। कब से देना स्टार्ट किया? वर्ष 1995 में महात्मा गांधी जी थी, उनकी 125वीं जयंती थी, उसके उपलक्ष्य में इसको देना स्टार्ट किया गया था। और एक किसको दिया जाता है कि इस तरीके का कोई गांधीवादी या तो व्यक्ति हो या इस तरीके की कोई संस्था हो जिसने इस अहिंसा के माध्यम से इस तरीके के कोई काम किए हो कि समाज में एक तरीके का सामाजिक, राजनीतिक या इस तरीके का आर्थिक परिवर्तन लाया जा सके, जिसके माध्यम से जिसका अंतिम लक्ष्य यही हो, तो उस संस्था या उस व्यक्ति को ये गांधी शांति जो अवार्ड है ये दिया जाता है। और वर्ष 2021 की बात करें, वैसे तो हर साल दिया जाता है पर अब दिया है भारत सरकार 2021 का दिया है। वर्ष 2021 का गांधी शांति अवार्ड किसको दिया है? गीता प्रेस गोरखपुर को इससे सम्मानित किया गया है। तो 2021 का याद रखना, वहां ध्यान रखना कि आपको 20 का पूछे 21 का। फिलहाल अवार्ड दिया है 2021 का और किसको? गीता प्रेस गोरखपुर को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल है साथी ऐप, सेंटर का ये साथी ऐप है, इसका संबंध निम्न में किस क्षेत्र से है? किसान सहायता ऐप है, बी आपका दुग्ध संकलन ऐप है, सी शिक्षा क्षेत्र में डिजिटलीकरण से संबंधित या महिला सुरक्षा? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों साथी ऐप है। साथी ऐप जो दुग्ध संकलन यानी जो किसान है, डेयरी है, वहां से दुग्ध हम किस तरीके से दूध है उसको कितना संकलन कर लिया, कितना और ज्यादा कर सकते हैं, वो सब डेटा रखने के लिए डेयरी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एक दुग्ध संकलन ऐप है जिसका नाम है साथी ऐप, उसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। इसमें केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री है, उसने इसका साथी ऐप का अनावरण किया है। और विकसित किसके द्वारा किया गया ये ऐप, ये भी आ सकता है, तो राजस्थान की एक कंपनी है राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड, जिसको रील बोलते हैं, उसके द्वारा इस ऐप को विकसित किया गया है। तो ध्यान रखना डेयरी क्षेत्र में क्रांति लाने के लिए एक दुग्ध संकलन ऐप है जिसका नाम है साथी ऐप, उसकी शुरुआत अभी हाल ही में की गई है। अगला सवाल है राष्ट्रीय ताप विद्युत ताप निगम लिमिटेड ने निम्न में से कहां अपना पहला रूफटॉप सोलर फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की गई? अब ये केंद्र सरकार की विद्युत क्षेत्र के उत्पादन से संबंधित एक प्रमुख कंपनी है राष्ट्रीय विद्युत ताप निगम लिमिटेड। उसने अपना पहला सोलर फोटोग्राफिक जो रूफटॉप सोलर फोटोग्राफिक प्रोजेक्ट है उसकी शुरुआत की गई। कहां पर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या पंजाब? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों राजस्थान। और राजस्थान में भी कहां पर? जोधपुर में जो आईआईटी है वहां पर इसकी शुरुआत हुई है। तो ये भी आ सकता है सवाल कि कहां पर इसकी स्थापना हुई है, तो जो जोधपुर आईआईटी है वहां पर इसकी शुरुआत हुई है, वहां स्थापना की है। एनटीपीसी मैंने आपको बता दिया कि विद्युत विद्युत मंत्रालय के तहत एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, पीएसयू है।
भारत का सबसे बड़ा ऊर्जा समूह है, इसकी स्थापना यहाँ किसकी बात चल रही है, एनटीपीसी की। 1975 में इसकी स्थापना हुई थी ताकि भारत में बिजली के विकास में तेजी लाई जा सके। इसकी स्थापना का यही उद्देश्य था। आईआईटी जोधपुर है, वहां पर अपना पहला रूफटॉप सोलर जो प्रोजेक्ट है वो एनटीपीसी ने शुरू किया है। तो ये सवाल भी आपका आ सकता है, ध्यान में रखना। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किसी व्यक्ति को अपना नाम परिवर्तित करने का अधिकार है? कौन सा संविधान का अनुच्छेद नाम परिवर्तित करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 32? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 21। अभी इलाहाबाद कोर्ट और दिल्ली कोर्ट ने ये कहा कि इस अनुच्छेद के तहत कोई भी व्यक्ति है उसका ये मौलिक अधिकार है कि वो अपना नाम परिवर्तित कर सकता है। अनुच्छेद 21 वो मूल अधिकार है जो जीवन जीने का अधिकार है, जिसके अंतर्गत इसकी व्याख्या, विस्तृत व्याख्या समय समय पर कोर्ट द्वारा की जाती है। इसी वजह से अपना जो पहला 2018 का आरएस मेंस हुआ था उसमें 5 नंबर का सवाल आया था कि अनुच्छेद 21 के तहत जो अंतर्निहित अधिकार है उनका विश्लेषण कीजिए या उनकी व्याख्या कीजिए। इस पैटर्न में आपका सवाल आया था। तो जीवन जीने का अधिकार है, बहुत विस्तृत अधिकार है। तो आप देखना इसी के तहत इसकी व्याख्या करते हुए अभी नाम परिवर्तित करने का अधिकार इसके तहत हमें दिया गया है। ठीक है। हाल ही में प्रदेश में किस नदी पर ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना है उसकी शुरुआत की गई है? कहां पर? अनास नदी पर, माही, अनास, साबरमती या पार्वती? इसका राइट आंसर होगा अनास नदी पर। ऊपरी उच्च स्तरीय नहर परियोजना अनास नदी पर संचालित, अभी इसका अनावरण किया है। आप ये एक बात ध्यान रखना, अनास नदी है वो जो ऊपरी उच्च स्तरीय परियोजना है, किस जिले में इसकी शुरुआत हुई है, कहां पर इसका शिलान्यास हुआ है? तो वो है बांसवाड़ा जिले में और अनास नदी पर। ये नवीनतम है तो आपका सवाल आने के चांसेस इसमें बहुत ज्यादा है। तो अनास ऊपरी उच्च स्तरीय नदी परियोजना है वो अनास नदी पर और बांसवाड़ा जिले में इसकी शुरुआत हुई है। हाल ही में आयोजन हुआ था एक इंडोनेशिया ओपन। ये इंडोनेशिया ओपन है, इसका संबंध किस खेल से है? ठीक है, ये इंडोनेशिया ओपन कहाँ, किस खेल में इसका आयोजन किया जाता है? इसका संबंध किस खेल से है? टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट या वॉलीबॉल? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों बैडमिंटन। बैडमिंटन के इंडोनेशिया ओपन चर्चा में इस वजह से रहा कि पुरुष डबल्स में सात्विक अपने भारत के खिलाड़ी हैं जो बैडमिंटन के, और चिराग पुरुष डबल्स में पहली बार खिताब जीतकर दोनों ने इतिहास रचा है। अभी इंडोनेशिया ओपन हुआ है उसमें पुरुष डबल्स में खिताब जीता है पहली बार सात्विक और चिराग ने। तो आप ध्यान रखना इनको। 45 में यूरोपीय निबंध पुरस्कार दिया गया है, चर्चा में बहुत ज्यादा रहा। निबंध पुरस्कार किससे सम्मानित किया जाएगा, किसको दिया गया? ये अमीन मालोव, वॉन मैट, अरुंधति रॉय या सलमान रश्दी? तो ये प्रसिद्ध लेखिका और साहित्यकार अरुंधति रॉय है। ये यूरोपियन निबंध पुरस्कार है, इससे इनको सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। अरुंधति रॉय उनका निबंध था जिनके लिए उनको सम्मानित करने की घोषणा की गई है। उनका नाम है आजादी के फ्रेंच अनुवाद। इसके लिए ये निबंध था, इसके लिए सम्मानित किया गया है, किया जाएगा भी घोषणा हुई है। और अरुंधति रॉय की बात की जाए तो 1997 में इनका पहला एक उपन्यास आया था, जो पहला ही था, जिसका नाम था द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। इसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। ये अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक जानी पहचानी भारत की लेखिका है। ठीक है, अभी यूरोपियन निबंध पुरस्कार दिए इनको दिए जाने की घोषणा की गई है आजादी के फ्रेंच अनुवाद के लिए। अगला सवाल है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ खान क्वेस्ट नाम का एक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास था उसका आयोजन किया? नाम क्या है अभ्यास का? नाम दिया है खान क्वेस्ट। इंडोनेशिया, मंगोलिया, संयुक्त राज्य अमेरिका या कुवैत? इसका राइट आंसर होगा आपका मंगोलिया। मंगोलिया और भारत की संयुक्त सेना ने खान क्वेस्ट नाम का एक संयुक्त बहुराष्ट्रीय संयुक्त सैन्य अभ्यास है उसका आयोजन अभी हाल फिलहाल में हुआ है। अगला सवाल है, साइलेंट बार्कर परियोजना, ये चर्चा में है आजकल। साइलेंट बार्कर परियोजना, इसका संबंध किस देश से है? इंडोनेशिया, चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका या भारत? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों चीन। साइलेंट बार्कर योजना है, चर्चा में इस वजह से है कि इस योजना के थ्रू
चीन ने साइलेंट बार्कर योजना के थ्रू एक ही रॉकेट से लगभग 41 जो उपग्रह हैं उनको प्रक्षेपित किया है। तो ये बहुत बड़ी बात है, इस वजह से ये चर्चा में है कि 41 एक रॉकेट से 41 उपग्रह एक साथ प्रक्षेपित किए इस योजना के थ्रू चीन ने। अगला सवाल है, राजस्थान के शिल्पकार और बुनकरों के उत्थान के लिए निम्न में कहां पर हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय बनाया जाएगा? निदेशालय की स्थापना की जाएगी हथकरघा और हस्तशिल्प, जयपुर, बीकानेर, बाड़मेर या जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों उद्योग और वाणिज्य आयुक्त होंगे, वो इस निदेशालय के पदे निदेशक के पद पर नियुक्त होंगे और जोधपुर में इस निदेशालय की स्थापना की जाएगी। जो हथकरघा और बुनकरों के और जो हस्तशिल्प उद्योग है उनके लिए एक निदेशालय, हस्तशिल्प और हथकरघा निदेशालय। अगला सवाल क्या है, हाल ही में चर्चा मेरा अंजदीप क्या है? इस पैटर्न के सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं आरपीएससी द्वारा। अंजदीप ये क्या है? एक तरीके की हल्का हेलीकॉप्टर है या न्यूक्लियर पनडुब्बी है या एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है या नेविगेशन सिस्टम है? तो ये अंजदीप है, ये एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है। वाटर क्राफ्ट है एक, जिसको भारतीय नौसेना ने हाल ही में तीसरे जहाज है इस श्रेणी का अंजदीप, इसका शुभारंभ किया है। तो चर्चा में रहा अंजदीप क्या है? तो अंजदीप आपसे कोई पूछ ले, एंटी सबमरीन शेलो वाटर क्राफ्ट है, एक तरीके का वाटर क्राफ्ट है ये। तो ये चर्चा मेरा भारतीय सेना का ये तीसरा है जिसका शुभारंभ भी हाल फिलहाल में किया गया है। अगला सवाल है विधि आयोग से संबंधित है कि विधि आयोग से संबंधित कुछ कथन है उन पर हमको चर्चा करनी है। विधि आयोग एक गैर सांविधिक निकाय है। सबसे पहले देखो क्या पूछा गया है, कौन से कथन सत्य है, हमको सत्य कथन ढूंढना है इसमें से। पहला एक गैर सांविधिक निकाय है, ओके। दूसरा इसका कार्यकाल 3 साल का होता है, ठीक है। वर्तमान में जो 22वें विधि आयोग है इसके अध्यक्ष हैं ऋतुराज अवस्थी है, ये भी सही है। तो कौन से कथन सही है? एक, केवल 3, एक और 3, उपरोक्त सभी। तो ये सब कथन आपके सही है। विधि आयोग की स्थापना की अगर बात की जाए तो सबसे पहले ब्रिटिश काल में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था, जो कौन सा अधिनियम था? 1833 का एक एक्ट था। उसमें ये बात बोली गई थी कि भारत के लिए एक सदस्यीय विधि आयोग है, उसकी स्थापना हम करेंगे, ठीक है। लॉर्ड विलियम बेटिक के काल में आया था। उसी ने 1834 में आजादी से पहले भारत में एक विधि आयोग है उसकी स्थापना हुई थी 1834 में। और मेकाले थे, लॉर्ड मेकाले, उनका नाम क्या था? लॉर्ड मेकाले, वो इस विधि आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ये बात थी कल ब्रिटिश काल में, यानी आजादी से पहले की, ठीक है। बाद में भारत जब स्वतंत्र हुआ तो सबसे पहले 1855 में विधि आयोग है उसकी स्थापना की गई। और ये बोला एमसी सीतलवाड़ है, वो इस सीतलवाड़ वो उनके पहले अध्यक्ष बनाई गई। और ये बोला कि ये आयोग है ये 3 वर्ष का इसका कार्यकाल होगा इस आयोग का। इस तरीके से वर्तमान में कितने 22वें विधि आयोग है उसका गठन हुआ है और उनके अध्यक्ष है वो है ऋतुराज अवस्थी। ये थी अपनी विधि आयोग के बारे में पूरी बात। क्लियर? अगला देखते हैं, देश के पहले जनजातीय खेल महोत्सव है उसका आयोजन कहाँ किया गया है? पूरे देश में खेल नीति आई थी, उसके तहत भी यही बोला गया था कि या तो क्षेत्रीय खेल है उनको बढ़ावा दिया जाएगा, उस नीति का उद्देश्य था, या पारंपरिक जनजातीय क्षेत्र से संबंधित जो भी खेल है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। तो उसी को ध्यान में रखते हुए पहले जनजातीय खेल महोत्सव है उसका आयोजन किया गया था जयपुर, भुवनेश्वर, गुवाहाटी या रांची। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भुवनेश्वर में। देश के पहले जो जनजातीय खेल महोत्सव है वो उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आयोजित किए गए थे। और ये आयोजन संस्कृति मंत्रालय, देखो खेल नहीं, या ध्यान रखना, संस्कृति मंत्रालय और उड़ीसा सरकार थी, उड़ीसा सरकार उनकी संयुक्त पहल थी। इसका मकसद मैंने आपको बता दिया, पारंपरिक खेल और जनजातीय संस्कृति है उसको बढ़ावा देना है उन खेलों के थ्रू, ताकि उसको फिर से जीवित रखा जा सके, है ना। तो ध्यान रखना भुवनेश्वर में इस तरीके के पहले जो खेल है आय महोत्सव उसका आयोजन हुआ था। अगला सवाल है, महिला W20 है ना, वीमेंस 20 बोल दो या महिला 20 बोल दो, शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्न में कहाँ किया गया? भुवनेश्वर, रांची, कोलकाता क्या महाबलीपुरम? तो ध्यान में रखना दोस्तों, महाबलीपुरम में
जो वीमेंस 20 या महिला 20 है, ये G20 का ये एक भाग के रूप में, क्योंकि भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो उसी के तहत महाबलीपुरम में जो महिला 20 शिखर सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ है। ये G20 की एक पहल थी जिसके तहत महिला उत्थान है उसको बढ़ावा देने के लिए इस तरीके का पहला जो सम्मेलन हुआ था वो तुर्की में हुआ था। ठीक है, टर्की में हुआ था, अभी हुआ है महाबलीपुरम में। ये G20 की एक अध्यक्षता के रूप में तमिलनाडु के महाबलीपुरम में इसका आयोजन हुआ और एक आधिकारिक समूह है G20 का ही W20। इसकी स्थापना भी आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि भारत में हुआ है, तो स्टेटमेंट या इससे संबंधित सत्य असत्य बहुत कथन आपसे पूछे जा सकते हैं। वर्ष 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी, G20 के एक भाग के रूप में इसकी शुरुआत हुई थी ताकि लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण पर ध्यान दिया जा सके इसके माध्यम से। तो ये एक मंच प्रदान करता है G20 का। ठीक है, पहला W20 शिखर सम्मेलन है, ये हुआ था दोस्तों 2015 में, और ध्यान में रखना, याद रखना है कहां पर, तुर्की में हुआ था। 2015 में तुर्की में वीमेंस 20 है उसकी शुरुआत हुई थी, पहला सम्मेलन वही हुआ था। अभी हाल ही में आपसे कोई पूछ ले तो कहां पर हुआ है, महाबलीपुरम यानी तमिलनाडु में इसका शिखर सम्मेलन है, उसका आयोजन किया गया है। अगला सवाल है, इंटरनेशनल योगा डे 2023 है, उसकी थीम निम्न में से क्या है। कल 21 जून को योगा डे हमने सबने मनाया था, 2023 की थीम पूछ रहा है, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग करें, मानवता के लिए योग, या योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर क्लाइमेट एक्शन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग, है ना। इस तरीके का योग, वसुदेव कुटुंबकम का मतलब पूरा विश्व है, वो एक परिवार है, वो परिवार हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस परिवार को योगा के माध्यम से पूरी तरीके से स्वस्थ रखें। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने दिसंबर 2014 में एक प्रस्ताव पारित किया था और ये बोला था कि 21 जून को पूरे विश्व में योगा दिवस के रूप में, अंतरराष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो योगा दिवस की अगर शुरुआत की बात करें तो कब हुई थी, 2014 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2023 की थीम है वो मैंने आपको बता दी, वसुदेव कुटुंबकम के लिए योग। आपको योग का के बारे में RS मेंस से वहां भी आपका सिलेबस है, वहां भी आपको ध्यान में रखना है। तो आपको पता होना चाहिए कब इसकी शुरुआत हुई, 2023 से इसकी थीम क्या है, इस थीम का मतलब क्या है, 2022 में भी अगर थीम थी क्या मतलब था, कब इसका आयोजन फिलहाल हो रहा है, ये कौन सा आयोजन है, तो आप देख लेना। 14 से शुरुआत हुई है, अभी 23 में, तो आप खुद से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई है अभी हाल ही में। ऐसे बहुत सारी चैंपियनशिप होती रहती है पर हमें ध्यान में रखना है, क्यों, क्योंकि इसी एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप हुई, उसमें भारत के लिए पहली बार पदक जिताने वाली खिलाड़ी बनी है एक, वो खिलाड़ी कौन है, एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप। ये खिलाड़ी चर्चा में रही थी जब टोक्यो ओलंपिक हुआ था, जब अभी एक पदक जीता है, और वो पदक भी कौन सा जीता है, कांस्य पदक। ठीक है, भवानी देवी, सुषमा वर्मा, नीतू डेविड या कविता चहल। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों भवानी देवी। चीन के वुक्सू प्रांत में ये जो एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप है ये हो रही है, वहां पर भवानी देवी ने कांस्य पदक जीता है। ये भी पूछ सकते हैं कि कौन सा पदक, कांस्य पदक जीता है, और भवानी देवी ने चीन के वुक्सू प्रांत में हो रही एशियाई तलवारबाजी चैंपियनशिप में ये पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी है, वो बन गई है, महिला नहीं पहली खिलाड़ी बन गई है। हाल ही में किसे रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है रो, इसके नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। रो क्या है, सबको पता है कि भारत की इंटेलिजेंस से संबंधित जो खुफिया एजेंसी है वो है रो। इसका नया जो चीफ नियुक्त किया गया कौन है, जगदीप पुरी, सत्यम शर्मा, रवि सिन्हा या ब्रजेश जोशी। इसका राइट आंसर है दोस्तों रवि सिन्हा है, उनको रो है उसका नया चीफ नियुक्त किया गया है। अगला और लास्ट सवाल है, हाल ही में किसे जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला है, जल संरक्षण के क्षेत्र में, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश या छत्तीसगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश है, उसको जल संरक्षण के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य का अवार्ड वो दिया गया है। ओके दोस्तों, आज की क्लास में इतना ही। अगर आपको ये क्लासेस पसंद आ रही है तो आप अपने दोस्तों को भी ये क्लास है ये शेयर कर सकते हैं और लाइक भी कर सकते हैं। 3 जुलाई से जो नया प्रीलिम्स बेस स्टार्ट हो रहा है उसे ना भूले, जरूर ज्वाइन करें क्योंकि नोटिफिकेशन आने वाला है और आपके लिए जरूरी है कि अब आप प्री को फुल सीरियसली लें। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक एक नई क्लास के साथ। थैंक यू।